आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के कुछ अंगों के बारे में पढ़ा था। आज कोशिका के और उससे आगे के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग और कैसे कैसे और कार्य करते हैं। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ अंग देख लिए थे और उससे आगे आज अंगों की चर्चा करते हैं कि कोशिका के अंदर और कौन कौन से अंग होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। दोस्तों, देखते हैं आज। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे बताया था पहली वीडियो में गोल्जी बॉडी क्या क्या कार्य होता है और अनेक कार्य हमने बताए थे उसके अंदर। आज हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। दोस्तों, लाइसोसोम क्या होता है और ये कोशिका के अंदर कैसे कार्य करता है और इसका कार्य क्या होता है कोशिका के अंदर। दोस्तों, लाइसोसोम को इंग्लिश में लाइसोसोम ही कहा जाता है और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, गाल्जी काय क्या काम करता है, गाल्जी काय क्या परिवहन का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या कार्य करती है, वो हमने पिछली वीडियो में आपको दोनों के बारे में बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। चित्र के अंदर आपको यहाँ पर यह आकृति दिख रही होगी, यहाँ पर इस टाइप की ये आकृतियाँ, ये लाइसोसोम होती हैं। यहाँ पर भी हो सकती हैं इस टाइप की, ये यानी कैसी होती हैं, ये लाइसोसोम होती हैं। ये गोल आकार की जो आकृतियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं इसको लाइसोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर कैसे कार्य करता है और इसका क्या इसमें योगदान रहता है। यह कोशिका के अंदर पाचन कार्य करता है। पाचन कार्य क्या होता है दोस्तों, कि जितने भी यहाँ पर ये जितने भी अंग होते हैं कोशिका के अंदर, जितने भी अंग होते हैं कोशिका के अंदर, चाहे वो गाल्जी काय हो, प्लाज्मा झिल्ली हो, तारक केंद्र हो, खुदरी जालिका हो, कोई सा भी अंग हो, ये इनको क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया मर गई है या उसको मतलब वहाँ पर वो सड़ने लगी है तो क्या करेगा, लाइसोसोम के अंदर एक जल घटक एंजाइम पाया जाता है जो बहुत खतरनाक एंजाइम होता है हमारी कोशिका के लिए। और ख़तरनाक भी नहीं, वो ठीक होता है। क्यों होता है ठीक, अगर लाइसोसोम के अंदर वो जल घटक एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो हमारा कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होगी और हमारी जो बॉडी है, मान लिया कहीं पर हमारा ब्लैक हो जाता है, जैसे हम चोट लग जाती है जिसको बोलते हैं कि नीला पड़ जाता है, तो वहाँ पर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए लाइसोसोम का जो कार्य होता है कोशिका के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, क्या कार्य करता है, ये पाचन का कार्य करता है। अगर कोई सा भी अंग कोशिका के अंदर अगर मर जाएगा तो क्या करेगा, लाइसोसोम इसको पचा देगा। कैसे पचा देगा, ये अपने अंदर से जल घटक एंजाइम को छोड़ेगा। जैसे ही जल घटक एंजाइम दूसरे अंगों पर पड़ेगा, जो मरे हुए अंग होते हैं उन पर पड़ेगा या जो जिंदा अंग होते हैं अगर उन पर भी वो पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कोशिका के अंग नष्ट हो जाएंगे। सबसे मेन कार्य क्या हो गया इसका, कोशिका का पाचन करना। दूसरा क्या होता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है दोस्तों, जैसे ये अंग होते हैं, कोई सा भी अंग कोशिका के अंदर होता है, अगर ये ठीक से काम नहीं करते हैं, जैसे मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नहीं परिवहन कर मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है, गोल्जी काय क्या कर रहा है कि ऊर्जा का संवहन नहीं कर रहा है, केंद्रक अपना काम नहीं कर रहा है, या जो भी अंग होते हैं इसके अंदर वो अपना काम अगर नहीं करते हैं तो लाइसोसोम क्या काम करता है, पहले तो उनको जल घटक एंजाइम छोड़ता है, उसके बाद क्या कार्य करता है, अगर फिर भी नहीं ये करते, फिर भी कार्य नहीं करते और ये एक तरीके से सारे निष्क्रिय हो जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम क्या कार्य करता है, लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। और जब लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है तो क्या हो जाता है, वहाँ की जितनी कोशिका के अंदर अंग होते हैं वो जल घटक एंजाइम के कारण सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्यारे साथियों, इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ये खुद को फाड़ देता है।
अगर ये काम नहीं करते इसके अंदर के अंग तो ये खुद को फाड़ देगा। इसकी दोस्तों अगर हम खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने की और कब की, इसकी खोज डी डुबे ने की। इसकी खोज किसने की? डी डुबे ने की। और कब की? 1958 ईस्वी में इसकी खोज की। किसने की? डी डुबे। दोस्तों वैसे ही आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो कोशिका के अंदर, यानी जो कोशिका होती है वहाँ पर उसका पाचन नहीं होगा, यानी वो वहाँ पर मरी रह जाएगी अगर वो मर जाएगी आरबीसी। इसलिए क्या होता है, हमारी तिल्ली के अंदर आरबीसी होती है। मरी हुई आरबीसी कहाँ जाती है? तिल्ली के अंदर जाती है या प्लीहा के अंदर जाती है। तो कहते हैं कि आरबीसी मरने के बाद तिल्ली या प्लीहा के अंदर जाता है या पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कारण यही है कि इसके अंदर लाइसोसोम की उपस्थिति नहीं होती है। आगे बात करें, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जाकर मर जाती हैं और आरबीसी का जो टाइम पीरियड्स होता है वो होता है 120 दिन। ये वाला चैप्टर हम रक्त के अंदर पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी डिटेल में बातें हम रक्त वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम। परमाणु बम यानी एटम बम कहा जाता है। एटम बम मैंने अभी बता दिया कि अगर कोई सा अंग कार्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? लाइसोसोम जल घटक एंजाइम के कारण खुद को फाड़ देगा, और जब वो खुद को फाड़ देगा तो क्या होगा? वहाँ की जो कोशिका होगी वो मर जाएगी। आगे देखते हैं, जल घटक एंजाइम पाया जाता है। बताया मैंने अभी कि इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जल घटक एंजाइम पाया जाता है। आगे की बात करें तो ये कोशिकीय पाचन अंग भी कहा जाता है। कोशिकीय पाचन अंग किसको कहा जाता है? एग्जाम में कई बार पूछता है ये, तो उसको कहेंगे हम लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम जो जालिका की अभी हम बात कर रहे थे कि चिकनी जालिका और खुदरी जालिका। क्या होती है चिकनी जालिका और खुदरी जालिका? अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी ये जालिका एक होती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन से होते हैं? इसकी अगर हम बात करें तो इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। एक साइड क्या होती है? खुदरी होती है, यानी रफ साइड होती है एक साइड, और एक तरफ होती है चिकनी यानी स्मूथ। चिकनी जालिका और वहाँ पर देख रहा होगा खुदरी अंतर्द्रवी जालिका। ये दो तरह की जालिका होती हैं। यहाँ पर जो खुदरा दिख रहा है, यहाँ पर ये खुदरा यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की रफ साइड की ओर क्या होता है? एक राइबोसोम होते हैं। ये जो ये रफ साइड में ये टाइप से ये छिद्र से यहाँ पर दिख रहे हैं, धब्बे से दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इससे आगे कहा जाए तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम बनते कहाँ पर हैं? जालिका के रफ साइड में बनते हैं। क्या बनते हैं? राइबोसोम। आइए अगली पार्ट देखें। दोस्तों अगर हम इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है, तो ये हमारी कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है या कंकाल कहा जाता है। जो कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करती है, यानी इसको सीधी भाषा में अगर हम कहें तो जैसे हमारे मकान के अंदर पिलर होते हैं मकान को रोकने के लिए, वैसे ही क्या होता है? ये जालिकाएं होती हैं। किसको? कोशिका को पिचकने से रोकने के लिए जालिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? तो क्या लगाएंगे हम? अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है या फिर आंतरिक सहायता प्रदान करती है। अभी मैंने बताया कि ये दो तरीके की होती है, एक होती है इसकी रफ साइड और एक होती है इसकी स्मूथ साइड, यानी यहाँ पर चिकनी सतह। चिकनी सतह में दोस्तों क्या बनता है? यहाँ पर वसा का निर्माण होता है, यहाँ पर यानी वसा होती है। वसा होने के कारण क्या होती है? चिकनी होती है। और क्या होती है? ये चिकनी होती है, इसी कारण इसको स्मूथ साइड बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? ये धब्बे से होते हैं रफ साइड में, इनको राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम क्या कार्य करते हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन सा अंग है।
सेव कर दे अगला दे। तो यहाँ पर जो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो शब्द होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं वो चैप्टर इसका अलग से हम डिटेल करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना देख लीजिए कि 70S जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और 80S क्या होता है, बड़ा होता है। यानी 70S को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, एक अलग से चैप्टर होगा, हम उसमें इसकी डिटेल करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं हम केंद्रक, यानी जो कोशिका का बीच में होता है, जो कोशिका का बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक। कोशिका को सबसे ज़्यादा कार्य किसका होता है, वो केंद्रक का होता है। जैसे मनुष्य के अंदर सारी जो एक्टिविटी देखता है वो हमारा मस्तिष्क देखता है, वैसे ही कोशिका के अंदर सारी एक्टिविटी कौन देखता है, वो केंद्रक देखता है। यानी केंद्रक जितने भी कोशिका के अंग होते हैं उन पर उसका नियंत्रण होता है और वो आदेश देता है कि आप ठीक से काम करिए। यानी जो भी कोशिका के अंग हैं क्या करेगा, केंद्रक उनको आदेश देगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संवहन नहीं कर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर रही है तो क्या कहेगा, केंद्रक उसको आदेश देगा। और लाइसोसोम यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश कौन देगा, केंद्रक देगा। यानी कोशिका के केंद्रक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। और दोस्तों इसकी बात करें कि केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। कोशिका का ब्रेन यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। मैंने आपसे बता दिया कि जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो सबको मेंटेन करता है और सबसे बोलता है कि आप ठीक से काम कीजिए। तो वो कौन करता है, वो कोशिका का केंद्रक करता है। कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए ये एक अलग चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल करेंगे किसी और वीडियो में। यानी डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन क्या होते हैं, जैसे जेनेटिक्स बोला जाता है, और ये कैसे कैसे क्या काम करते हैं। अब इसमें बात करें हम कि जो डीएनए होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और इसे कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है। यानी सारी कोशिका को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अगले अंग को। दोस्तों अभी हमने सारे चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में और इस वीडियो में पढ़ा। गाल्जिकाय के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो के अंदर। चिकनी जालिका के बारे में अभी हमने पढ़ा। केंद्रीय झिल्ली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। केंद्रक के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम कोशिका द्रव्य के बारे में, यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है और कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल बताते हैं आपको। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और जीव द्रव्य क्या होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यानी जो कोशिका के अंदर लिक्विड यानी जो कोशिका के अंदर पदार्थ भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर यानी जो कोशिका का केंद्रक होता है, ये कोशिका का केंद्रक होता है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय द्रव्य। देखिए ये कोशिका के अंदर यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है उसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य, और जो कोशिका के केंद्रक के अंदर भरा हुआ है उसको बोलेंगे हम केंद्रक द्रव्य। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, अब इसकी हम आगे बात करें कि ये होता क्या है, कोशिका द्रव्य का कोशिका के अंदर क्या कार्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया किसी थैले में हम बहुत सारे सामान डाल लें। मान लिया उसके अंदर हमने बहुत सारी दवाइयाँ डालनी, उसके अंदर और चीज़ उसके हमने डाल ली और चीज़ डाल ली, और अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो उसमें खटर पटर आवाज़ सी होगी, यानी क्या होगा, उसके अंदर खनखनाहट होगी। तो कैसा होगा, अगर इसके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं भरा होगा तो क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। जितने भी ये अंग होते हैं ये आपस में टकराएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा तू उधर भाग, प्लाज्मा झिल्ली कहेगी हट पीछे हट, केंद्रीय झिल्ली कहेगी तू इधर आ, गाल्जिकाय बोलेगा तो पीछे भाग, यानी आपस में सारे ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या काम करता है, इनको एक जमाव के तौर पे, यानी वो वहाँ पर कार्य करेगा, वो वहाँ पर ऐसे कार्य करेगा, तो ये इस द्रव्य के अंदर ही कार्य करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। तो क्या होता है, जो
जीवन का जो भौतिक इकाई है, यानी कोशिका के जो जीवन की भौतिक इकाई है, यह बोलें तो जीवन की भौतिक इकाई क्या होती है, वो जीव द्रव्य होता है। यानी जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो उसका आंसर मैं बताऊं आपको, वो था हक्सले। हक्सले ने कहा है कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका के जीवन का भौतिक आधार होता है और हमारे जीवन का भी वो भौतिक आधार होता है। कैसे होता है? अगर जीव द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपस में टकरा जाएंगे और ये चिपक जाएंगे, आपस में टकरा कर ये मर जाएंगे। तो कोशिका हमारी काम नहीं करेगी, और जब कोशिका हमारी काम नहीं करेगी तो मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, यहाँ पर इसकी पहले संरचना देख लेते हैं। ये इस आकार की बनी होती है, इस टाइप से क्या होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस आकार की बनी होती है। थोड़ा सा इस टाइप से क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम करेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है या सबसे जो ज़्यादा, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ों का होना है, सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अपने आप में जितने भी कोशिका के अंग हैं वो सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्यों करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण बोला जा रहा है? अगर एक भी अंग इसमें ठीक से कार्य नहीं करेगा तो सारी कोशिका डिसबैलेंस हो जाएगी। यानी कोशिका क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें ये। तो इसलिए इसके अंदर जो भी अंग होता है कोशिका के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। दोस्तों हम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात। तो इसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। जो इसके खोज करता थे वो अल्टमैन थे, और उन्होंने क्या खोजा कि जो इसका आकार होता है वो अंडाकार होता है। यानी इसका आकार की बात करें तो अंडाकार, यहाँ पर ये इस टाइप से क्या होती है, अंडाकार तरह की होती है। ये क्या किया, जो वेल्डा नाम के वैज्ञानिक थे, वेल्डा नाम के वैज्ञानिक ने सन 1898 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम वेल्डा द्वारा दिया। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो क्रेस्व चक्र में होती है। यानी एक कोशिका के अंदर एक क्रेस्व चक्र चलता है, कोशिका के अंदर चलता है वो चक्र, जिसमें क्या होता है, उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। और श्वसन की क्रिया जब ये चक्र चलता है तो 38 एटीपी मुक्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए एक ग्लूकोज ऊर्जा प्राप्त, यानी एक ग्लूकोज ऊर्जा देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की दीवार होती है उसको क्रस्टी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रस्टी किसको कहा जाता है, तो क्रस्टी किसको कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार होती है उसको क्रस्टी कहा जाता है। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो।